प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 7 में वर्णित साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है नये की जन्म कुंडली 1 से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक ने व्यक्ति को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम क्यों कहा है? लेखक ने नये की जन्म कुंडली एक निबंध में मुक्तिबोध ने व्यक्ति को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम कहा है। भारतीय परंपरा में धर्म को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। धर्म से किसी उपासना पद्धति का अर्थ नहीं लेना चाहिए। धर्म का अर्थ है धारण किए जाने योग्य व्यवहार, व्यक्ति का कर्तव्य। धर्म का आशय किसी भी उपासना पद्धति से नहीं लिया जाना चाहिए। धर्म का आशय है धारण करने योग्य व्यवहार, धारण करने योग्य व्यक्ति का कर्तव्य, वस्तु का गुण और अनुशासन, जिसे जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वीकार करना उचित माना जाए। इस प्रकार धर्म को धारण करने योग्य बताया गया है। धर्म के अतिरिक्त मानवीय मूल्य और पारिवारिक जीवन भी हमारी परंपराओं में समाहित रहते हैं। निबंध में लेखक का मित्र संयुक्त परिवारों के बिखरने को एक बहुत बड़ी घटना मानता है। उसके अनुसार सबसे बड़ी भूल राजनीति और साहित्य में समाज सुधार की उपेक्षा किया जाना है। जैसा कि लेखक का मित्र यह मानता है कि राजनीति के पास समाज सुधार का कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जैसा राजनीति के पास समाज सुधार का कोई रास्ता और कार्यक्रम नहीं है, उसी प्रकार से साहित्य के पास भी समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके अनुसार सबसे बड़ी भूल राजनीति और साहित्य में समाज सुधार की उपेक्षा किया जाना है। इस प्रकार व्यक्ति की सोच और उसकी दृढ़ मान्यताएं भारतीय परंपराओं को एक विचित्र रूप में प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि लेखक ने व्यक्ति को भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम कहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार एक खूबसूरत कोरा कागज बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन जब तक उस खूबसूरत और सुंदर कागज पर मर्म वाक्य अंकित न किए जाए तब तक उस कागज का सौंदर्य उभर कर नहीं आ सकता। तब तक वह केवल मात्र एक सुंदर चौखटे के रूप में ही है, क्योंकि उस कागज पर लिखे मर्म वाक्यों में ही उसके सौंदर्य का रहस्य उद्घाटित हो सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक 12 वर्षों के अंतराल के बाद अपने मित्र से मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे। युवावस्था में वह सुंदर रंग रूप वाला था। वर्तमान में उसके माथे पर रेखाएं पड़ी थी। 12 वर्षों पहले वह सुंदर रंग रूप वाला एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, और अब 12 वर्ष बाद जब लेखक ने अपने मित्र को देखा तो उसके बाल सफेद हो रहे थे और उसके माथे पर कुछ लकीरें से भी दिखाई पड़ रही थी। ये रेखाएं उसके अनुभव की, उसके गंभीर चिंतन की थी। व्यक्ति का अनुभव और उसका चिंतन ही उसका वास्तविक सौंदर्य होता है। जीवन भर का अनुभव और चिंतन से अर्जित किया हुआ यह शरीर का रूप ही वास्तव में सौंदर्य कहा जा सकता है। जिसमें भाव सौंदर्य नहीं है, उसका शरीर सौंदर्य व्यर्थ है। वास्तविक रूप से व्यक्ति का शरीर सुंदर हो यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति का हृदय और उसके भाव अधिक सुंदरता से भरे होने चाहिए। यानी व्यक्ति का हृदय और भाव ही सौंदर्य से भरा होना चाहिए। खूबसूरत कागज यदि कोरा है किंतु उस पर मर्म वाक्य नहीं लिखा है, मर्म वाक्य से आशय है हृदय को छू लेने वाले वाक्य, यदि उस कागज पर नहीं लिखे हैं, कागज तो बहुत सुंदर है लेकिन यदि उस पर हृदय को छूने वाले मर्म वाक्य अंकित नहीं है तो कागज का सौंदर्य व्यर्थ है। सुंदर
चोखटे का नहीं वरन उसमें लगे चित्र के सौंदर्य का महत्व होता है। जो सौंदर्य चित्र का है वह चोखटे का नहीं होता। यानी सुंदर चोखटा भले ही कितना भी सुंदर हो, महत्व तो उस चोखटे के अंदर लगे हुए चित्र के सौंदर्य का होता है। मित्र के माथे की रेखाएं उसके गंभीर भावों और चिंतन की द्योतक थी, इसलिए लेखक को अपना अधेड़ मित्र भी बहुत सुंदर लग रहा था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सामान्य असामान्य तथा साधारण असाधारण के अंतर को व्यक्ति और लेखक के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। लेखक अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानते थे, साधारण व्यक्ति मानते थे, जबकि अपने मित्र को वे बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे। वे अपने मित्र को असामान्य व्यक्ति मानते थे तथा असाधारण व्यक्तित्व का धनी माना करते थे। लेखक ने अपने मित्र को हमेशा ही बहुत बुद्धिमान मानते हुए असाधारण और असामान्य व्यक्तित्व माना है, जबकि लेखक ने स्वयं को साधारण व्यक्तित्व माना है। लेखक भले ही स्वयं को साधारण व्यक्तित्व मानता हो, लेकिन लेखक जीवन में सफल रहा और उसका मित्र जीवन में सफल नहीं रह पाया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक अपने मित्र को असामान्य और असाधारण समझता है। इससे आशय यह है कि लेखक का मित्र असाधारण क्षमताओं से संपन्न था, उसका व्यक्तित्व भी असाधारण था। लेखक की दृष्टि में सामान्य की परिभाषा कुछ भिन्न थी। लेखक की मान्यता थी कि जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो वह सामान्य व्यक्ति है। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति में अपने भीतर के, अपने हृदय के असामान्य उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल न हो वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ही है। इस आधार पर लेखक स्वयं को सामान्य व्यक्ति ही मानता है और अपने मित्र को असामान्य व्यक्ति मानता है। लेखक लोगों को खुश करने के लिए काम करता था। दूसरी ओर लेखक का मित्र जिस कार्य को भी हाथ में लेता उसे आधिकारिक ढंग से भली भांति कर डालना चाहता था। लेखक तो किसी भी कार्य को इसलिए ठीक प्रकार से संपन्न करने का प्रयास करता कि इससे लोग प्रसन्न होंगे, लोग खुश होंगे, यानी लोगों को खुश करने के लिए लेखक काम करता था। लेकिन लेखक का मित्र दूसरी ओर जिस कार्य में हाथ डाल लेता, जिस कार्य को अपने हाथ में ले लेता, उसे आधिकारिक ढंग से भली भांति कर डालना चाहता था। मित्र अपनी भावनाओं और विकारों को बिना किसी हिचक या संकोच के प्रकट कर देता था। मित्र अपनी भावनाओं को भी अथवा उसमें किसी प्रकार का कोई विकार है, कोई दोष है, उसको भी, यानी वह बिना हिचक अपनी भावनाओं को, अपने विकारों को व्यक्त कर देता था। लेखक ने जिंदगी में सफलता प्राप्त की, परंतु उसके मित्र को असफलता मिली। लेखक प्रतिष्ठित, भद्र और यशस्वी कहलाया। ये लेखक की बहुत प्रसिद्धि रही, वह भद्र और यशस्वी व्यक्ति के रूप में सम्मानित हुआ, जाना पहचाना गया। मित्र के नाम और रूप की ठीक से पहचान नहीं बन पाई, जबकि मित्र असाधारण व्यक्तित्व का धनी था, असाधारण क्षमताओं का धनी था। इतना होने के बावजूद भी मित्र की बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं हो पाई। लेखक का मित्र धुन का पक्का था, उसका आत्मीय लोगों से द्वंद्व हो गया। उसमें इस क्षति को सहन करने की क्षमता थी, उसमें सब कुछ सहने की क्षमता थी, इसलिए वह असामान्य था और असाधारण था। दूसरी ओर लेखक सामान्य और साधारण था। इस प्रकार लेखक ने अपने आप को सामान्य और साधारण कहा और उनका जो मित्र है वह असामान्य और असाधारण व्यक्तित्व का धनी था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। इस कथन द्वारा लेखक व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहता है? एक बार जब लेखक और उसके मित्र चांदनी रात में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तब बातों ही बातों में
लेखक के मित्र ने उससे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। नक्शा से आशय यह है कि कार्य योजना होना और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कार्य योजना को ठीक प्रकार से कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया। लेखक उस व्यक्ति के बारे में यह कहना चाहता है कि वह व्यक्ति असाधारण क्षमताओं से संपन्न था, बहुत बुद्धिमान था, इसके बावजूद उसने राजनीति में भी अपने कार्य क्षेत्र बनाने की कोशिश की और उसके साथ ही उसने साहित्य के क्षेत्र में भी कार्य करने का प्रयास किया। इतना होने के बावजूद भी उसकी जिंदगी भूल का एक नक्शा बनकर ही रह गई। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, उस व्यक्ति ने भावुकता के कारण अपनी जिंदगी को भूल का नक्शा बताया। लेखक ने व्यक्ति के दुख को समझ लिया था। लेखक के मित्र के पास तो सिर्फ एक असफलता थी। मित्र के पास तो यानी लेखक के पास तो सफलता थी, नाम था, प्रसिद्धि थी, यश था, यशस्विता थी, लेकिन लेखक के मित्र के पास में केवल और केवल मात्र असफलता ही थी। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखे। व्यक्ति को समय समय पर असफलता ही मिली। व्यक्ति से आशय है लेखक के मित्र को समय समय पर असफलता ही मिली, जबकि वह जिंदगी में छोटी छोटी सफलता चाहता था। लेखक के अनुसार व्यक्ति की पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना संयुक्त परिवार का ह्रास है, क्यों और कैसे? जब लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना आपके अनुसार कौन सी है, तो लेखक के मित्र ने कुछ विचार करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना संयुक्त परिवार का ह्रास होना है, संयुक्त परिवार का बिखराव होना है, संयुक्त परिवार का विघटन होना है। यह पिछले 20 वर्षों की सबसे अधिक महान घटना कही जा सकती है। ऐसा क्यों और कैसे कहा गया? क्योंकि जो विचार, जिस प्रकार के संस्कार हमारे पुराने परिवारों में देखे जा सकते हैं, धीरे धीरे समय के साथ उनमें बदलाव आता गया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्यक्ति ने 20 वर्षों की महत्वपूर्ण घटना संयुक्त परिवार के ह्रास को बताया है। जो संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, बिखराव हुआ, उसको व्यक्ति ने यानी लेखक के मित्र ने 20 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में संयुक्त परिवार के बिखराव को बताया है। परिवार को समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है। समाज है यह परिवार को समाज की बुनियादी इकाई माना जाता है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से ही व्यक्त होती है। बच्चों का परिवार में पालन पोषण होता है, उनके चरित्र का विकास और सांस्कृतिक शिक्षा परिवार से ही मिलती है। व्यक्ति ने कहा कि साहित्य और राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है जिसका प्रभाव परिवार पर पड़े। यह क्यों हुआ? परिवारों का विघटन क्यों हुआ? इसके उत्तर में लेखक के मित्र ने कहा कि राजनीति के पास भी और साहित्य के पास भी समाज सुधार का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है जिसका प्रभाव परिवार पर पड़े। न तो राजनीति के पास ऐसा कोई कार्यक्रम है, न ही साहित्य के पास ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसका प्रभाव परिवार पर पड़े। समय के साथ संयुक्त परिवार बिखर गए हैं। पुराने सामंती संस्कारों की साहित्य और राजनीति द्वारा उपेक्षा की गई है। जो पुराने संस्कार हैं, पुराने विचार हैं, पुराने भाव हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन परंपराओं और मान्यताओं जिनको हम पुराने सामंती संस्कारों के रूप में कह सकते हैं, इन सब की साहित्य और राजनीति द्वारा उपेक्षा की गई है। होना तो यह चाहिए था कि वैज्ञानिक यथार्थ के धरातल पर पुरानों के स्थान पर नई की सर्जना होनी चाहिए थी, पुराने के स्थान पर नई की प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। इस कारण संयुक्त परिवारों का ह्रास होना पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कही जा सकती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल है राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना।
इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। जैसा कि समाज में देखा जा रहा है, राजनीति के माध्यम से समाज को जिस प्रकार से एक अच्छी दिशा दी जा सकती है, वह देने के स्थान पर छोटे छोटे दलों में, जातिवादी समूहों में ही अधिक बांट दिया गया है और कुछ निजी लोग और कुछ राजनीतिज्ञ ही अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। उसी प्रकार साहित्य के माध्यम से भी समाज सुधार का जो कार्य किया जाना चाहिए था, वह भी अपेक्षाकृत नहीं हो पाया है। और इस प्रकार इन वर्षों की सबसे बड़ी भूल यह मानी जा सकती है कि राजनीति के पास में समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उपर्युक्त कथन पूर्णतः सत्य है। राजनीति का उपयोग समाज सुधार के लिए नहीं किया जा रहा है। राजनीति ने समाज में जातिवाद, ऊंच नीच के भेदभाव को अधिक बढ़ावा दिया है। राजनीति ने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लोगों को जातिगत समूहों में बांट दिया है। यानी जो लोग अपनी राजनीति करते हुए अपना स्वयं का स्वार्थ साधना चाहते हैं, इस प्रकार के राजनीतिज्ञों ने राजनीति करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को जातिगत समूहों में बांट दिया है। राजनीतिज्ञों की कथनी अलग है और उनकी करनी भी अलग है। यानी राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। राजनीतिज्ञों के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होने के कारण समाज में भेदभाव को मिटाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। राजनीतिज्ञों ने सैद्धांतिक रूप से बड़ी बड़ी बातें तो बहुत की, किंतु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। इसी कारण परिवार और समाज में सुधार नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं घर के बाहर दी गई। इससे लेखक का क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार से राजनीति और साहित्य दोनों ही लगातार समाज में सुधार का कार्य करने के लिए प्रयासरत है। राजनीति के माध्यम से जो भी नवयुवक हैं, वे राजनेताओं के द्वारा विचारों को सुनकर समाज में यथासंभव सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास करते हैं। वे राजनीतिज्ञों की बात सुनते हैं। उसी प्रकार से साहित्यकारों की बातें भी लोग पढ़कर, सुनकर, समझकर समाज को एक नए और अच्छे रूप में बदलना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिज्ञों द्वारा कही गई बातें और साहित्यकारों द्वारा कही गई बातों का बदलाव व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन में, अपने परिवार में नहीं करना चाहता, बल्कि वह इस परिवर्तन को, इस बदलाव को घर के बाहर करना चाहता है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं देता, बल्कि वह इस व्यवस्था को घर के बाहर चुनौती देने का प्रयास करता है। अगर वह घर में ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करे, तो व्यक्ति का उसके आत्मीय जनों के साथ ही टकराव होना तय हो जाता है और व्यक्ति अपने आत्मीय जनों से टकराव नहीं करना चाहता। वह बचते हुए अपने पारिवारिक संबंधों को बचाना चाहता है और इस प्रकार से अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं घर के बाहर ही दी जा सकती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक का अभिप्राय है कि लोग अन्याय और अत्याचार का विरोध करने की बातें घर के बाहर ही करते हैं, मगर वे घर परिवार में होने वाले अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं करते। सामंती संयुक्त परिवार के विचारों और संस्कारों का विरोध हुआ, परंतु उसका शुभ परिणाम नहीं निकला। सामंती संयुक्त परिवारों के जो विचार थे, जो उनमें संस्कार पाए जाते हैं, उनका विरोध तो हुआ, परंतु इन संस्कारों का, इन विचारों का विरोध होने का शुभ परिणाम सामने नहीं आ पाया। घर में संस्कार की शिक्षा पाने वाले बच्चे बाहर साहित्य और राजनीति की चर्चा सुनने के बावजूद भी वे घर जाकर वैसा ही नहीं करते जैसा राजनीति और साहित्य के माध्यम से उन्होंने सीखा है। वे बाहर पूंजी और धन की सत्ता से विद्रोह की बात सुनते हैं। राजनीति में पूंजी और सत्ता से विद्रोह की बात की जाती है, साहित्य में भी पूंजी और
सत्ता से विद्रोह की बात की जाती है और एक समतामूलक समाज बनाने की बात कही जाती है और इस प्रकार की बातें समाज में सुनी जाती है। वे बाहर पूंजी और धन की सत्ता से विद्रोह की बात सुनते हैं परंतु घर में जाकर विद्रोह नहीं करते क्योंकि इसे शिष्टता के विरुद्ध माना जाता है। घर में विद्रोह करने से आत्मीय जनों से संघर्ष बढ़ेगा व टकराव हो सकेगा। इस कारण वे घर में विरोध नहीं करते, वे समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। लेखक इस दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। इस नए और पुराने के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। जो पुराना है यानी जो सामंती परिवार है, उन परिवारों के विचार और वहां की परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जिन परंपराओं मान्यताओं को मानते हुए परिवार अपना जीवन जी रहे हैं, उन सबको पुराना कहा गया है। समय के साथ जो बदलाव होता है उस बदलाव के अनुसार यदि यथार्थ के धरातल पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति यदि पुरानी किसी भी प्रकार की गलत विचार परंपराएं मान्यताओं को छोड़कर यदि विज्ञान सम्मत नई परंपराएं अपनाता है तो इस प्रकार से पुराने को छोड़ना और नई परंपरा को, नए विचार को अपनाना अधिक श्रेयस्कर हो सकता है। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता लेकिन जो पुराने विचार, पुरानी परंपराएं, पुरानी मान्यताएं, पुराने संस्कार जैसे भी रहे हैं, धर्म सम्मत इन व्यवस्थाओं में जीवन में एक अनुशासन का भाव भी देखा जाता रहा है। लेकिन पुराने में बदलाव तो हो रहा है लेकिन ठीक उसके सामने नया नहीं आ पा रहा है। नए में जब तक वैज्ञानिक यथार्थ पर आधारित नए की सर्जना नहीं होगी तब तक पुराने को छोड़ना ठीक भी नहीं कहा जा सकता है। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया है। इससे आशय यह है कि जो पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, विचार, संस्कार इत्यादि चलते आ रहे हैं उनके स्थान पर नया अभी नहीं बन पाया है। नए विचार, नई मान्यताएं नहीं बन पाई है क्योंकि नए विचार, नई मान्यताओं में वैज्ञानिक यथार्थ पर आधारित, वैज्ञानिक धरातल पर आधारित मान्यताएं, विचार ही बनने चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, नए और पुराने का संघर्ष सनातन है। लेखक यह मानता है कि हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया, पुराने के स्थान पर नए विचारों को स्थान नहीं दिया। हमारी धर्म भावना गई किंतु वैज्ञानिक बुद्धि उसका स्थान नहीं ले पाई। जैसे कि हमारे सामंती संस्कारी संयुक्त परिवारों में धर्म भावना को विशेष प्रमुखता दी जाती थी लेकिन उसे तो छोड़ा जा रहा है। उसको छोड़ने के स्थान पर वैज्ञानिक बुद्धि आनी चाहिए लेकिन धर्म भावना के स्थान पर वैज्ञानिक बुद्धि अभी तक नहीं आ पाई है। हमारी धर्म भावना गई किंतु वैज्ञानिक बुद्धि उसका स्थान नहीं ले सकी है। धर्म के कारण जीवन अनुशासित था, वैज्ञानिक मानवीय दर्शन और दृष्टि ने जीवन को अनुशासित नहीं किया। हम ऊंचे और व्यापक जीवन मूल्यों को अपनाने में असमर्थ रहे हैं। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। नया क्या है? हम पुराना तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन नया क्या है जिसे हमें अपनाना है? लेखक ऐसा कहते हैं कि जो यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना है उसी को हमें नया मानना चाहिए। लेखक के अनुसार सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना है उसे ही हमें नया मानना चाहिए। नया नया सभी लोग चिल्ला रहे हैं पर नया क्या है उसे जान नहीं रहे हैं। हम नए के चक्कर में पुराने को भी भूल गए हैं। इस प्रकार से हमें पुराने के स्थान पर वैज्ञानिक आधार पर यथार्थवादी जो भी नए भाव हैं, विचार हैं, संस्कार हैं उन्हें अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। कै इस भीषण संघर्ष की हृदय भेदक
इसलिए वह असामान्य था। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध नए की जन्म कुंडली 1 से ली गई है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। लेखक का कथन है कि उसका मित्र घर और बाहर के लोगों से संघर्ष करते करते जर्जर हो गया था। उसे अपने जीवन में हृदय को भेद डालने वाली संघर्ष की प्रक्रिया से बार बार गुजरना पड़ा था। इस कारण उसके जीवन में असाधारण परिवर्तन आ गए थे। उसका स्वभाव और उसका व्यवहार विचित्र हो गया था। वह अपने विचारों को लेकर कुछ हठी और कुछ दुराग्रही हो गया था। इन सारी बातों के होते हुए भी सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका पक्ष सही था। इसी कारण लेखक ने उसे असामान्य व्यक्ति माना है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। ख लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में घर के बाहर दी गई है। इसकी व्याख्या और इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध नए की जन्म कुंडली 1 से ली गई है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। लेखक के अनुसार आज की युवा पीढ़ी के व्यवहार में बहुत अधिक बदलाव आ गया है। वे घर से बाहर साहित्य और राजनीति की अनेकों बातें करते हैं। साहित्य की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, उसके बारे में सोच विचार भी करते हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा कही गई बातों पर और साहित्यकारों द्वारा कही गई बातों पर वे सोच विचार भी करते हैं। जब राजनीति तथा साहित्य की बातें घर पर लागू करनी होती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि वे सुधार का जो कार्य है वो घर से प्रारंभ नहीं करना चाहते। राजनीति और साहित्य दोनों ही अपनी अपनी जगह सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। जब अन्याय को चुनौती देने की बात आती है तो व्यक्ति घर के अंदर के अन्याय को चुपचाप सह जाता है। इसका कारण यह है कि घर के लोग उसके अपने होते हैं। घर के बाहर अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देना सरल होता है। पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह और शासन के विरुद्ध विद्रोह करने जैसे विद्रोह सरलता से खड़े किए जा सकते हैं। राजनीति के माध्यम से यदि पूंजीपतियों के विरुद्ध एक कोई विद्रोह या आंदोलन खड़ा करना हो अथवा शासन के विरुद्ध कोई भी विद्रोह या आंदोलन खड़ा करना हो तो इसे सहजता से ही खड़ा किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने परिवार के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। ग इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे शिक्षित परिवारों की बात कर रहा हूं। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध नए की जन्म कुंडली 1 से ली गई है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। व्यक्ति ने कहा कि परिवारों के विघटन के डर से घरों में विरोध नहीं हो रहा है। जो अन्यायपूर्ण स्थितियां हैं उनका विरोध घरों से नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा डर है कि घर में उसका प्रतिकार किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। इस समझौतावादी दृष्टिकोण के कारण ही परिवारों में पुराने सामंतवादी अवशेष अभी तक विद्यमान है। पुराने सामंतवादी अवशेषों से आशय है पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, पुराने संस्कार इत्यादि। पुरानी मान्यताएं व परंपराएं अभी तक मिटी नहीं है। परिवारों ने अवसरवादी दृष्टिकोण अपना रखा है। इस प्रकार से जो पुरानी परंपराएं, विचार, मान्यताएं इत्यादि हमारे समाज में देखी जाती है, उन परंपराओं, विचारों और मान्यताओं के बारे में हमारे जीवन में हम प्राय ऐसा देखते हैं कि लोग अवसरवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। मौका देखकर कभी नए को महत्व देते हैं और कभी
पुराने को अपना लेते हैं। हम यह निश्चित नहीं कर पाते कि पुराना अच्छा है या नया अच्छा है। हम अवसरवादी बन गए हैं समझौता करते हुए। कभी हम नए को महत्व देते हैं, कभी हम पुराने को महत्व देते हैं। हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक यथार्थ पर आधारित नहीं है। पुराने नए को अपनाने का यह द्वंद्व मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवारों में अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, घ मान मूल्य नया इंसान वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके। इसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से है, प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध नए की जन्म कुंडली 1 से ली गई है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है इन पंक्तियों की, नया मान मूल्य महत्वपूर्ण है, नया इंसान अच्छा है, हमें नया ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तो हम कहते रहे हैं, परंतु उस नए के बारे में कुछ नहीं जानते कि नया क्या होना चाहिए, किस प्रकार के मान, किस प्रकार की मर्यादाएं, किस प्रकार के मूल्य, किस प्रकार का मानव हमारे जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार हमारी मान्यताएं, जीवन मूल्य तथा एक नए मानव की परिकल्पना आज भी परिभाषाहीन बनी हुई है। हमारे मस्तिष्क में उनका कोई स्वरूप ठीक से नहीं बन पा रहा है। परिणाम यह हुआ कि हमारी नई मान्यताएं दृढ़ नहीं बन सकी है, वे पुराने धर्म और दर्शन का विकल्प नहीं बन पाई है। हम वैज्ञानिक यथार्थ पर आधारित कोई नया मानसिक अनुशासन अब तक भी नहीं गढ़ सके हैं। इसका नतीजा सामाजिक ढांचे के बिखरने के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क सांसारिक समझौते से ज्यादा विनाशक कोई चीज नहीं होती। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, समझौता करने वाले व्यक्ति को अपने सिद्धांतों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। जो व्यक्ति सिद्धांतवादी है वह किसी अनुचित बात पर समझौता नहीं कर सकता। उसकी अच्छी और महत्वपूर्ण बातों के मार्ग में उसके अपने और पराये सभी बाधा उपस्थित करते हैं। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेखक का विचार है कि समझौता करना बुरा है, सिद्धांत पर अडिग रहना ही उचित है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ख बुलबुल भी यह चाहती है कि वह उल्लू क्यों न हुई। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मनुष्य कभी कभी आत्मविश्वास खो बैठता है और अच्छाई को छोड़कर बुराई की ओर भागता है। वह दूसरों को अच्छा और स्वयं को बुरा समझता है। वह दूसरों के विचारों को महत्व देकर उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करता है, चाहे वे अनुपयुक्त ही क्यों न हो। बुलबुल एक साधारण सा पक्षी होता है। दूसरी ओर रात्रि में देखने की क्षमता होने के कारण उल्लू को असाधारण पक्षी माना जाता है। बुलबुल और उल्लू के द्वारा मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। जैसा कि लेखक का मानना है कि वे परिवर्तन के परिणामों को अधिक ठीक प्रकार से देखना चाहते हैं। किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रही, उसको देखने में उनकी कोई रुचि नहीं है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वे जो परिवर्तन देखते हैं, दूसरे वे जो यह जानना चाहते हैं कि परिवर्तन कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेखक परिवर्तन का परिणाम देखना चाहता है, परिवर्तन की प्रक्रिया जानना नहीं चाहता। इसी कारण वह पड़ोसियों की जिंदगी के परिवर्तन को देखता है। परिवर्तन क्यों हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, इसे नहीं देखता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, घ जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता। जो भी सामंती संयुक्त परिवारों की परंपराएं हैं, विचार हैं, मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, जिनको हम पुराना मानते हैं, जो धर्म और दर्शन पर आधारित हैं, वे पुराने हैं और उनके स्थान पर वैज्ञानिक
यथार्थ पर आधारित नया आना चाहिए, नए विचार, नए संकल्प, नई चीजें आनी चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, समय परिवर्तनशील है, जो बीत गई सो बात गई के अनुसार जो समय निकल गया वह लौटकर पुनः नहीं आ सकता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन होता ही रहता है। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता, नए को पुराने का स्थान ग्रहण करना ही पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है उसकी मां से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।